1924 के मौसम गर्मा में नईम को एक और बलाखेज तजर्बा हुआ। वो वाकया अपनी जगह पर एक नया तजर्बा होने के अलावा उसकी जिंदगी में एक अनोखे अनजाने दौर का पेश खेमा साबित हुआ। ये वाकया उस रोज पेश आया जब 4 दिन की मुसलसल बारिश के बाद धूप निकली थी और नईम ने पहली बार किसी ऊंची जगह से मजमे से खिताब किया था। वो यादगार दिन था। उस रोज हवा में बरसाती परों वाले मकोड़े उड़ रहे थे और कीकरों पर झींगर बोल रहे थे। झींगर जो एक सांस में इतने जोर से चिल्लाया जाता है कि कहीं पर दिखाई नहीं देता। पेड़ों पर झींगर और बरसाती नालों के किनारे मेंढकों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी और गांव के बच्चे और कामचोर नौजवान सुतली के जाल कंधों पर रखकर गप्पे मारते हुए मछलियां पकड़ने को चल दिए थे और अपनी तफरीह के हक में ये दलील दे रहे थे कि 4 रोज से मुस्तकिल अंदर बैठ बैठ कर वो औरतें बनते जा रहे थे और मछलियां मकोड़े खा खा कर फरबा होती जा रही थी। एक लिहाज से ये बात कुछ ऐसी गलत भी न थी। चंद रोज पेशतर नईम को जाट नगर में जलसा मुनक्किद करने के सिलसिले में दिल्ली से हिदायत मौसूल हुई थी। चुनाचे बारिश से भीगे हुए चारों खोट में उसने अपने घुड़सवार दौड़ा दिए और खुद भी रोजाना फौजी बरसाती ओढ़कर जाटनगर जाने लगा। जाटनगर आसपास के 200 गांवों में सबसे बड़ा गांव था और अनाज और कपास की बड़ी भारी मंडी थी। उन्होंने मंडी के अहाते में जलसा करने का फैसला किया। बारिश से बचाव की खातिर कई सौ टाट जोड़कर बड़ी सी तिरपाल बनाई गई, जिसे मोटे मोटे रस्सों की मदद से बांधकर साये का इंतजाम किया गया। मगर किस्मत से उस रोज धूप निकल आई और कीकरों पर झींगर एक ताल से बोलने लगे। सुबह 10 बजे नईम गांव में दाखिल हुआ तो पुलिस की जमीयत को देखकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। इतने दिनों से जलसे की खबर उड़ने के बावजूद जाट नगर में पुलिस का कोई आदमी न देखकर वो बेचैन हो रहे थे। ये जलसे जुलूसों की मुमानियत का इलाका था। उनके 10 में से 9 इज्तिमा खिलाफ कानून होते थे और वो रोज रोज की पुलिस की मौजूदगी के इस हद तक आदी हो चुके थे कि इस मौके पर उनकी गैर मौजूदगी उन्हें खटकने लगी थी। आखिर उस रोज उन्हें मौजूद पाकर सबने इत्मीनान का सांस लिया। वो सब हिंदुस्तानी पुलिस के लठ बंद जवान थे और उनमें से सिवाय चंद अफसरों के कोई भी मुसल्ला न था। उन जलसों में हर चंद के खिलाफ कानून होते बलवे का ज्यादा इम्कान न होता, जिसकी वजह से मुसल्ला गार्ड की जरूरत न समझी जाती और ज्यादा से ज्यादा लाठी चार्ज की नौबत आती। लाठियां पटक पटक कर अक्खड़ अंदाज में चलते और किसानों के दरवाजों पर खड़े होकर लस्सी पीते हुए पुलिस के जवानों के पास से गुजरकर नईम मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की भारी तादाद ने मंडी को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। मंडी में दाखिल होने का वाहिद रास्ता लकड़ी के लंबे लंबे तख्ते, जो रस्सों की मदद से एक दूसरे से बंधे थे, खड़े करके बंद कर दिया गया था। उसके आगे पहरा लगा था। बड़ी देर तक इधर उधर से अंदर घुसने की नाकाम कोशिशें करने के बाद नईम और उसके साथियों को लकड़ी के तख्तों के सामने धरना मारकर बैठ रहने के सिवा कोई चारा नजर न आया। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। जमीन गीली और ऊंची नीची थी और जगह जगह पर बारिश का पानी खड़ा था। जूं जूं सूरज ऊपर आता जा रहा था, धूप तेज होती जा रही थी और नम जमीन में से भाप उठ उठकर हब्स पैदा कर रही थी। ये बरसात का मखसूस तकलीफ दे मौसम था। इसके साथ ही जायरीन जलसा की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। जब तक सूरज सर पर आया, मंडी के सामने का मैदान और उससे आगे बाजार का एक हिस्सा खचाखच भर चुका था। ये जाट नगर के अलावा इर्द गिर्द के कई गांवों के लोग थे जो जलसे की खबर पाकर पहुंचे थे। इस बौला देने वाले मौसम में इंतजार करते करते जब कुछ बन न आई तो उन्होंने वावेला शुरू कर दिया। सबसे आगे नईम और उसके हमराह चंद लोग जो जलसे में बोलने के लिए दिल्ली से आए थे, जमीन पर टांगे फैलाए बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़कर दम बदम बेताब होते हुए मजमे को देख लेते। उनसे चंद कदम के फासले पर पुलिस के सिपाही लापरवाही से लाठियां पटकाते हुए चल फिर रहे थे। उनके पीछे लकड़ी के वो तख्ते थे जिनकी हिफाजत का जिम्मा उनके सर था, लेकिन अब वो मजमे के खामोश एहतजाज से इस हद तक उकता चुके थे कि तख्तों के दरवाजे को छोड़कर दूर दूर तक चले जाते। कभी बैठने वालों के पास आकर मसनूई गुस्से के साथ उन्हें धमकाते और कभी उनका ठट्टा उड़ाने लगते। कुछ देर पहले नईम की तवज्जो उसके एक साथी ने एक तख्ते की तरफ दिलाई थी जो किसी वजह से टूट चुका था और एक पतले से रस्से के जरिए लटक रहा था। रास्ता जो तख्ते के टूटने से बन गया था, एक आदमी के गुजरने के लिए काफी था।
وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے اور زمین کی گرم مرطوب بھاپ ان کے سروں میں چڑھتی رہی اور برسات کی کڑی دھوپ ان کے بھیجے پگھلاتی رہی اور طویل صبر آزما بیکار انتظار نے ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نعیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سپاہی جس نے ابھی ابھی انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ جا کر سونے کا مشورہ دیا تھا 15 گز کے فاصلے پر پرے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا کوئی اور ساتھی بھی 10 گز کے فاصلے پر نظر نہ آ رہا تھا۔ دفتن نعیم نے ہوا میں ایک جست بھری اور ٹوٹے ہوئے تختے کے راستے سے صاف گزر گیا۔ ساتھ ہی اس کے 3 4 ساتھیوں نے چھلانگیں لگائیں اور اسی راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ تقریباً اسی وقت سارا ہجوم بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ 3 4 تختے ایک ساتھ ٹوٹ گئے اور اچھلتے کودتے ریلتے پیلتے ہوئے مضبوط محنتی کسانوں کا مجمع ایک دیوار کی طرح حرکت کرتا ہوا گزرنے لگا۔ یہ سارا واقعہ اس قدر تیزی سے اور میکانکی طور پر عمل میں آیا کہ چند لمحوں کے لیے پولیس کے سپاہی حیران و پریشان اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ پہلے کبھی اگر منتخب جگہ کو روک دیا جاتا تو لوگ جہاں اکٹھے ہو جاتے وہیں پر جلسہ کر لیا کرتے، لیکن یہ تو صریحاً سول نافرمانی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ حواس یکجا کرتے 50 کے لگ بھگ کسان اندر پہنچ چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے لکڑی کے تختوں کی باڑ دھڑام سے زمین پر آ گری اور چند لوگ اس کے نیچے آ کر زخمی ہو گئے۔ اب پولیس کی برستی ہوئی لاٹھیوں کے نیچے مجمع دوڑتا ہوا منڈی کے احاطے میں داخل ہونے لگا۔ نعیم بھاگتا ہوا کپاس کی گیلی گانٹھوں کے ایک ڈھیر پر جا چڑھا۔ سب سے اونچی گانٹھ پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے سیدھا بازو فضا میں بلند کیا۔ آگے آگے کے لوگ خاموش ہو کر قریب سرک آئے اور آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عقب میں مجمع ابھی تک دوڑ بھاگ رہا تھا اور پولیس کی لاٹھیاں برس رہی تھیں۔ نعیم نے بولنا شروع کیا۔ اس کا جلسے کو خطاب کرنے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ اس کام کے لیے دلی سے چند لوگ آئے تھے، لیکن اس وقت وہ ہجوم میں گم ہو چکے تھے اور نعیم اسی میکانکی قوت کے زیر اثر اوپر جا چڑھا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی خاص بات نہ تھی، پھر بھی اس نے بولنا شروع کر دیا اور کئی منٹ تک بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کا ایک بازو مستقل ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ کب اس نے بولنا شروع کیا تھا اور کب ختم کیا، یا یہ کہ اس نے کیا کہا۔ بعد میں اسے صرف اتنا یاد رہا کہ وہ ان سے پرامن رہنے کے سلسلے میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن بے خودی کے اس لمحے میں اسے کسی شے کی خبر نہ رہی۔ اس نے ایک عجیب کیفیت اپنے اوپر طاری ہوتی ہوئی محسوس کی۔ اس کیفیت کے دوران صرف اس کی آنکھیں اور اس کا احساس کام کرتا رہا۔ اس کے سامنے بلکہ اس کے نیچے پھیلتا سکڑتا اٹھتا بیٹھتا اور پھٹتا دبکتا ہوا مجمع نہ رہا تھا، ایک ٹھوس اور لچکدار پگھلے ہوئے ربڑ کا وسیع حجم بن گیا تھا۔ فرد کا یا افراد کے ہجوم کا تصور غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ محض ایک ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو اپنی ہی قوت کے تحت پھیل اور سکڑ اٹھ اور بیٹھ رہا تھا، اور جس کی کمان اس کے ہاتھ میں تھی، وہ جو سب سے اوپر اکیلا کھڑا تھا، اکیلا اور قوی اور غالب خود مختاری کے اس لمحے میں اپنے آپ سے، اس سارے منظر سے الگ ہو کر اس نے یہ سب دیکھا اور محسوس کیا، اور اسے اپنے آپ پر ایک ایسی ہستی مطلق کا گمان ہوا، اس ٹھوس ابلتے ہوئے لاوے کے سیلاب کی تمام تر نقل و حرکت جس کے قبضے میں تھی۔ اپنے اس اختیار کو عمل میں لانے کے لیے اس نے بازو سے ہوا میں چند بے تکے اشارے بھی کیے۔ اس انوکھی کیفیت کو مؤثر طریقے پر الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن یہ ان معدود چند بلاخیز ذاتی تجربوں میں سے ایک تھا جن سے کہ عمر بھر میں اسے کبھی گزرنا پڑا تھا۔ جب وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ بازو سر سے اوپر اٹھائے نیم و پرسکوت آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا بازو نیچے کیا، اور جب وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنانے لگے تو حیران رہ گئے۔ اسی موسم گرما کی ایک چمکدار صبح کو روشن پور کے باہر بہت سے بچے کنکروں کی گولیاں کھیل رہے تھے کہ اچانک ان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ لڑ بھیڑ کر تتر بتر ہو گئے۔ لڑائی کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، کنکروں کے لین دین پر ہوگی یا دھکم پیل میں کسی کے ضرب آ گئی اور وہ سیخ پا ہو گیا۔ بہرحال ایک مختصر سی دھینگا مشتی کے بعد سب نے اپنے اپنے قیمتی پتھر قبضے میں کیے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے چیخ پکار مچی تھی ویران ہو گئی۔ صرف ایک لڑکا جسے چند لڑکوں نے پکڑ کر زد و کوب کیا تھا بیٹھا روتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کر دیا اور غصے میں بھرا انگلی سے مٹی میں لکیریں کھینچتا رہا۔
लकीरें खींचते खींचते उसे चंद कंकड़ दिखाई दिए जो मिट्टी में छुपे थे और अफरा तफरी में किसी के रह गए थे। उसने उन्हें उठाकर हथेली पर रखा, फूंक मारकर गर्द उड़ाई, फिर कुर्ते के दामन से रगड़कर साफ किया और उन पर नजरें जमाकर हंसने लगा। वो बड़े खूबसूरत पत्थर थे, शीशे की तरह चमकदार और दूध की तरह सफेद। लड़का उन्हें जेब में डालकर उठ खड़ा हुआ और गर्द से अटा हुआ कुर्ता झाड़कर खुशी खुशी एक तरफ को चल पड़ा। इससे पहले बड़े लड़कों का जो हुजूम बिखरा था उसमें अली भी था। उसने आयशा के कंधे पर हाथ रखा और घर की जानिब चल पड़ा। आयशा बहुत से पीपल के पत्ते जेब में ठूसे हुए थी और एक एक पत्ता निकालकर उनकी पीपियां बनाती जा रही थी, लेकिन पत्ते खस्ता और खुश्क थे और गोलाने की कोशिश में टूटे जा रहे थे। झल्ला झल्ला कर एक के बाद एक पत्ता फेंकते हुए वो हाथ की पुश्त से मुस्तकिल बालों की लट को पीछे किए जा रही थी जो हवा के जोर से बार बार उसकी आंखों पर आ गिरती थी। जब उसकी जेब का उभार नुमायां तौर पर कम होने लगा तो उसे नुकसान का खदशा हुआ और वो देर देर के बाद पत्ते निकालने लगी। हर पत्ता निकालने के बाद वो हाथ की कश्ती सी बनाकर जेब पर रखती और पत्तों की मिकदार को जांचती और हर बार घटती हुई तादाद का ख्याल करके उसका दिल दहल जाता। पत्तों के खत्म होने तक वो सिर्फ एक बार पीपी की आवाज निकाल सकी थी और वो भी चंद सेकंड के लिए। फिर पत्ता तड़क गया और हवा पहलू में से सरकने लगी। रूखी सी होकर उसने आखिरी पत्ता मुंह में डालकर चबाया और सब्ज रंग का थूक उगला। फिर वो उदास सी होकर चलने लगी। अली एक दूसरे लड़के के साथ जो उनके हमराह आ रहा था बातें करने में मशगूल था। सुलेमान ने जिस बंटे पर फसाद किया है उसका मैं उल्टे हाथ से निशाना लगा सकता था, अली कह रहा था। अली की बात सुनकर दूसरा लड़का जो छोटी उम्र का मगर बड़े चेहरे का मालिक था जोम में आ गया और नथने फुलाकर शेखी से बोला, सुलेमान, सुलेमान तो रोने वाला है, रोने वाला। मैं उस बंटे का उल्टे पांव से निशाना कर सकता था। वो रोता है और फसाद करता है, जब धमकाओ तो चूहा बन जाता है। तुमने देखा? बात खत्म करके वो फखरिया तंज के साथ हंसा। मैं उसे जानता हूँ, घुड़ दौड़ पर हमारी घोड़ी उसके पास से गुजरी थी तो उसकी हवा से ही वो गिर पड़ा था और दोनों पेशाब उसके वहीं पर निकल गए थे। बात को खत्म करके अली ने भी अपने दोस्त के फखरिया तंज के अंदाज में हंसने की कोशिश की, क्योंकि यही एक चीज थी जिसकी वजह से वो उस बड़े सर वाले बदसूरत लड़के को पसंद करता था और उसे ये एहसास था कि इस बात में वो कभी ढंग से उसकी नकल ना कर सकता था। तुम्हारी घोड़ी अच्छी थी, बेचारी बुखार से मर गई, दूसरे लड़के ने कहा। लेकिन वो घास को सूंघती भी न थी, बस सब्ज चारा खाती थी, अली ने कहा। सब्ज चारा पेट लटका देता है। उसकी किस्मत ही खराब थी, जब से मरी है हमारा चारा खूब हो रहा है। ये चारे का मौसम है, काट काट कर हाथों में गिल्टियां पड़ गई हैं। उसने छोटा सा सख्त हाथ फैलाया जिसकी उंगलियां तड़की हुई थी। गिल्टियां अच्छी होती हैं, तुम घोड़ी को खूब ठोक सकते हो। अली फिर अपने पसंदीदा अंदाज में हंसा। हाँ, गिल्टियां अच्छी होती हैं, एक बार पड़ जाएं तो फिर नहीं टूटती। इसी तरह रास्ता चलते हुए वो बच्चों के शेखी खोरे अंदाज में बातें करते रहे। गांव के बाहर एक शिकस्ता दीवार वाले मकान के करीब पहुंचकर दूसरे लड़के की चाल धीमी पड़ गई। मेरा घर आ गया है, उसने कहा। फिर कोई मजीद बात किए बगैर वो अपने अपने रास्ते पर मुड़ गए। जब वो दोनों अकेले रह गए तो आयशा ने अली की आस्तीन पकड़कर खींची। अली, अली। हूं, वो अक्खड़ों की तरह बोला। हमें पीपल पर से पत्ते उतार दो, लड़की ने लजाजत से कहा। क्यों? पीपियां बनाएंगे। कहाँ है? अली उस तरफ से जिधर पीपल था नजर हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो है, वो है। आयशा ने उसका बाजू खींचा, कंधा खींचा, फिर थोड़ी से पकड़कर चेहरा घुमाया और उंगली नाक की सीध में करके दरख्त दिखाया। वो है। अच्छा, वो आंखें सुकेड़कर देखता हुआ बोला, यूं जैसे बहुत बड़ी दिक्कत से पीपल को देखने में कामयाब हुआ हो। पेड़ों पर चढ़ने का वो शौकीन था, लेकिन उस वक्त आयशा की ख्वाहिश के मुकाबिल सख्तगीर हो गया। चलो, उसने आहिस्ता से लेकिन बाइख्तियार लहजे में कहा। पीपल से जरा फासले पर उसने बाजू आयशा के कंधे पर से उठा लिया, दरख्त की जड़ के पास पहुंचकर रुक गया और ऊंची ऊंची नजरों से इधर उधर देखने लगा। ये यहां से चढ़ो, आयशा ने तने के बड़े बड़े सुराखों में इशारा करते हुए बताया। वो चुपका खड़ा रहा। लड़की तने पर हाथ रखकर ताज्जुब से उसे देखने लगी। तुम रावल के साथ क्यों खेलती हो? अली ने सख्ती से पूछा। रावल? वो भी मेरे साथ खेलता है? उसने गुस्से और तंज की मिली जुली आवाज नाक में से निकाली। वो इस पर नहीं चढ़ सकता। अच्छा, आयशा आंखें फैलाकर बोली। पता नहीं,
पता नहीं क्या हुआ, वो चीखा। वो इस पर नहीं चढ़ सकता बस। कुछ देर तक वो तुंद नजरों के साथ आयशा की तरफ देखता रहा, फिर सामने से दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया, जहां पर के चढ़ने का कोई रास्ता न था। नन्ही सी लड़की सहमी हुई खामोश खड़ी उसकी पै दर पै नाकाम होती हुई कोशिशों को देखती रही। फिर उससे न रहा गया और तने के सुराखों की तरफ इशारा करके मरी हुई आवाज में बोली, ये इधर से चढ़ो, तुम मेरे काम में दखल न दो। अली झिड़क कर बोला और पीपल के हाथी जैसे तने के साथ मुकाबला करता रहा। आखिर वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। बंदर की तरह एक से दूसरी शाख पर फलांगते हुए उसने सूखे सूखे पत्ते नीचे फेंकने शुरू किए। हरे हरे पत्ते फेंको, आयशा ने कहा। हरे पत्ते नहीं है, वो बेअतनाई से बोला। आयशा भरी हुई खड़ी खामोशी से गिरते हुए खुश्क पत्तों को देखती रही। अली एक शाख को घोड़ी बनाकर बैठ गया। यहाँ कहीं रावल आ सकता है? उसने पूछा। नहीं, सहमी हुई आवाज में नीचे से आयशा ने जवाब दिया। इस पर वो खुश हो गया, लेकिन अपनी मुसर्रत का खुले बंदों इजहार करने की बजाय चालाकी से होठों में मुस्कुराता हुआ शाखों में फिरने लगा। सिर्फ उसने इतना कहा, यहाँ हरे पत्ते भी हैं। आयशा दौड़ दौड़कर सब्ज और नर्म पत्ते उठाने लगी। जब उसकी जेब भर गई तो खुशी से मुंह उठाकर बोली, अब आ जाओ। पीपल की फैली हुई जड़ों पर बैठकर वो दोनों पीपियां बनाते और बजाते रहे। सूरज के उठने के साथ साथ हवा गर्म होती जा रही थी। हत्ता के मवेशी और किसान हाँफते हुए जाकर साए में बैठ गए और गांव की जमीनों और गलियों में एक आम देहाती वहशत फैल गई। मशक्कत और गर्मी के इस वक्त में अली और आयशा पीपल की जड़ों पर बैठे पीपियां बजा रहे थे और गप्पे मार रहे थे। पीपल का साया घना और खुनुक था और गर्मी के मारे हुए कौवे और चिड़ियां पत्तों पर आकर बैठ गए थे और इधर उधर बीटें कर रहे थे। दोनों बच्चों के करीब से ठंडे कुएं के पानी की नाली हल्के शोर के साथ बह रही थी। ऊपर से एक एक दो दो करके चिड़ियां आती, पानी में डुबकियां लगाती और पर झटक कर वापस चली जाती। उनके परों से पानी के नन्हे नन्हे कतरे उड़ते और हवा के जोर से बच्चों के गालों और आंखों पर आ गिरते। जब पत्ते खत्म हो गए तो अली ने जेब में से पत्थर निकाले और पीपल के तने पर रगड़ने लगा। पीपल की छाल से बंटे चमक जाते हैं, उसने कहा। आयशा ने भी अपने कंकर निकालकर तने पर घिसने शुरू कर दिए। बीच बीच में वो छोटी छोटी बेतरतीब बातें करते और जोरों शोर से अपने अपने पत्थर दरख्त पर घिसते जा रहे थे। अली ने अपना पत्थर हथेली पर रखकर उस पर थूका और कुर्ते से साफ किया। मेरा चमक गया है। आयशा ने भी उसकी नकल में अपना पत्थर थूक से साफ किया और दिखाकर बोली, मेरा भी चमक गया है। अली चिढ़ गया और घुटनों के बल औंधा होकर उसे दरख्त की जड़ पर जोर जोर से घिसने लगा। लड़की ने भी वही तरीका इख्तियार किया। दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे। फिर अली उठकर बैठ गया। मेरा ज्यादा चमकदार है, उसने कहा। मेरा भी चमकदार है। मेरा ज्यादा है, नहीं मेरा। नहीं, अली आंखें निकालकर चीखा। मेरा है। बस मैंने पत्ते उतार कर नहीं दिए थे। आयशा मरूब होकर चुपकी हो गई। अली गुस्से में भरा आहिस्ता आहिस्ता पत्थर जड़ पर रगड़ता रहा। अगर ज्यादा बातें करोगी तो गाल की चुटकी भर लूंगा, फिर उसने कहा और साथ ही उसके गाल की चुटकी भर ली। आयशा का मुंह लाल हो गया। उसने आतिशी नजरों से अली को देखा। गुस्से के झटके से बालों की एक लट उसके भभूके चेहरे पर आ गिरी थी और वो बिखरी हुई उसे देखे जा रही थी। अली खिसियाना हो गया, बोला, क्यों? रावल ने तुम्हारे गाल की चुटकी नहीं ली थी कल? मैंने देखा था। दफतन आयशा रोने लगी। अली के हाथ पांव फूल गए। लड़की की आवाज लहजा ब लहजा ऊंची होती जा रही थी। अच्छा, अब ना कहूंगा, अब चुप हो जाओ। उसने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन वो रोती रही। अच्छा, तुम रावल के साथ जाकर खेलो बेशक, जाओ, उसने कहा। वो उसी तरह रू रू करती रही। अच्छा ये लो, अली ने कंकर आगे बढ़ाया। उसकी चमक देखकर आयशा ललचा गई और आंसुओं से भीगा हुआ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन रोना बंद न किया। ये लो, मेरे पास और भी हैं, सब तुम ले लो। अली ने सारे खूबसूरत पत्थर उसके हवाले कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश हो गई। फिर वो उठ खड़े हुए। अली ने बाजू उसके कंधे पर रखा और वो घर की जानिब चल पड़े। अभी वो घर से जरा फासले पर थे कि अली ने बड़ी माँ को बाहर निकलते हुए देखा। वो दूसरी गली में गायब हो गई तो अली आयशा को खींचता हुआ भागने लगा। मवेशियों के अहाते में दाखिल होकर वो बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है, तुम यहाँ ठहरो। दबे पांव सहन में दाखिल होकर उसने देखा गर्मियों की दोपहर अपने उरूज पर थी और उसका जादू, जो खामोशी और वीरानी का जादू होता है, इंसान और हैवान पर यकसां चल चुका था। छोटी माँ के कमरे का किवाड़ खुला था
और वो आयशा की माँ के साथ जमीन पर सोई हुई दिखाई दे रही थी। सहन के कोने में जो जरा साया था वहां गाय और उसका बछड़ा आंखें नीचे बैठे थे और दोनों के सरों पर एक एक कौवा बैठा खामोशी से जबान निकाले हाँफ रहा था। खुली और वीरान जगहों का एक पुरसुकूत शहर था जिसे महसूस करके वो दिल में खुश हुआ। सहन को पार करके वो बड़ी माँ के बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। कोने में कच्ची दीवारों का डरबासा बना था। उसने आहिस्ता से उसका किवाड़ हटाया और अंदर घुस गया। डरबे की चारों दीवारों में सुराख थे और धुआं जो सारे में भरा था। सुराखों के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। दरमियान में उपलों की आग पर दूध की भरी हुई हांडी रखी थी। दूध पर सुर्ख रंग की मोटी बालाई की तह जम चुकी थी। अली धुएं से अंधा हो रहा था, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर जानी पहचानी जगह पर से एक लंबा सा नाड़ उठाया और फूंक मारकर उसे साफ किया। फिर घुटनों के बल बैठकर बालाई को एहतियात से एक तरफ हटाया और नाड़ का एक सिरा दूध में डुबोकर दूसरे सिरे से पीने लगा। सुर्खी माइल मीठा गर्म रेशमी सयाल उसके हलक में उतरने लगा। दूध गाढ़ा और मुकव्वी था, चुनाचे चंद घूंट से ही वो सेर हो गया। नाड़ को दूध में से निकालकर कुर्ते के दामन से साफ करने के बाद उसने उसे वापस रखा, उंगली से बालाई को अपनी जगह पर फैलाया और बेआवाज कदमों के साथ बाहर निकल आया। ताजा हवा में दो चार लंबे लंबे सांसों के साथ धुआं जो उसकी नाक और हलक में भर गया था साफ करने के बाद उसने कहा, चलो। आयशा के गले में बाजू डालकर वो चल पड़ा। आयशा चंद कदम धीरे धीरे उसके साथ चली, फिर रुक गई। तुम कल जा रही हो? अली ने पूछा। वो खामोश खड़ी रही। क्या है? चलो, मुझे भूख लगी है। जाओ, जाकर दूध पियाओ। अली ने उसके गले से बाजू निकाल कर कहा, हमारा मत पीना, बड़ी माँ का पीना। और सीधे हाथ के कोने में मेरा नार पड़ा है, उससे पीना और बालाई मत तोड़ना, पीकर बराबर कर देना, नहीं तो पता चल जाएगा। वो वहीं खड़ी खड़ी बिसूरती रही। जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं नहीं पीती दूध। क्यों? मुझे कै होती है। अली अपने मन पसंदीदा अंदाज में हंसा। औरतें नखरे करती हैं, मैं 2 सेर दूध पी सकता हूँ, पर मर्द तो नखरे नहीं करते। अच्छा ठहरो, तुम यहीं पर ठहरो। लोमड़ी की तरह चलता हुआ वो बड़ी माँ के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। कुछ देर तक अकेले ही जंग आलूद कुंडी को खोलने की कोशिश करने के बाद वो बाहर आया और इशारे से आयशा को बुलाकर ले गया। घोड़ी बनो, यहाँ। बस, बैठना नहीं, चूंडी घुमाऊंगा नहीं तो। उसने आहिस्ता से उसके बालों की लट पकड़कर खींची। लड़की गुस्से से सुर्ख हो गई, मगर चारों हाथों पांवों पर घोड़ी बनी रही। अली ने उसके ऊपर खड़े होकर कुंडी खोली और वो अंदर दाखिल हुए। घंटा दो। उसने आयशा की जेब से एक पत्थर निकाला। उसे इस्तेमाल करने से पहले वो देर तक ऊपर छत्ती पर पड़ी हुई घड़िया का निशाना बांधता रहा। पत्थर ऐन निशाने पर पड़ा और कच्ची घड़िया में बड़ा सा सुराख हो गया, जिसमें से गुड़ की ढेलियां नीचे गिरने लगी। उन्हें जेबों में भरकर जब वो बाहर निकल रहे थे तो बड़ी माँ सहन में दाखिल हुई। दोनों बच्चों के औसान खता हो गए। बड़ी माँ वहीं से चिल्लाई, ठहर जाओ चोरों, आज तुम्हारी बोटियां करूंगी। वो दोनों आगे आगे और बड़ी माँ ऊंची आवाज से कोसती हुई पीछे पीछे भागने लगी। इसी तरह उन्होंने तपते हुए सहन के 3 चक्कर लगाए। फिर वो दोनों बचपन की फुर्ती और कुव्वत के बल पर बूढ़ी औरत की जद से निकल भागे। जब वो अहाते से बाहर निकल रहे थे तो आयशा रोने लगी। क्या है? अली ने हाँफते हुए पूछा। मेरे पैर जल गए हैं। हाँ, क्या औरतों के नखरे हैं, वो सख्ती से बोला। लो, ये गुड़ खाओ। आयशा उससे गुड़ लेकर खाने लगी। तुम कल जा रही हो? हाँ। बाहर सुनसान दोपहर उसी तरह तप रही थी। दोनों बातें करते हुए जौहर की तरफ चले गए, जिधर दरख्तों का साया था। अगले रोज आयशा और उसकी माँ रुखसत हुए। आयशा की माँ ने, जो अली की खाला थी, उसे पास बुलाकर चूमा और सर पर प्यार दिया। फिर दोनों माँ बेटी घोड़ियों पर सवार हुई। जब दोनों बहनें दुनिया भर की बातें कर चुकी तो घोड़ियां, जो रुखसत होते हुए मेहमानों को लेकर जाने की आदी थी, बगैर इशारे के चल पड़ी। धूप जर्द हो रही थी और दोनों घोड़ियां जौहर के किनारे आगे पीछे चल रही थी। जौहर के पानी में उनके जर्द अक्स दूसरे किनारे पर चलते हुए किसानों को दिखाई दे रहे थे। वो पानी में उनका अक्स देखकर चौंकते और उनकी तरफ इशारा करके कहते, नईम के जानवर अच्छी नस्ल के हैं, उसकी मौसी जा रही है। 2 अधेड़ उम्र किसान उनको देखकर रुके। एक ने हाथ हवा में उठाकर बुलंद आवाज में कहा, नईम की मौसी, अल्लाह फजल करे। वो नईम की बजाय अली की खाला थी, लेकिन गांव के लोग खुशामद के तौर पर यही कहकर बुलाते
और उस घर का हर फर्द नईम का नाम अपने नाम के साथ मंसूब देखकर खुशी से फूला ना समाता। किसान के जवाब में उसने दूसरे किनारे से हाथ हवा में उछाला और मुंह में कहा, अल्लाह फजल करे, जिसकी आवाज दूसरे किनारे तक पहुंच न सकी। दोनों किसान थोड़ी देर तक खड़े सादा शहबानी नजरों से उसे देखते रहे। फिर एक ने कहा, खूबसूरत थी, अब तो ढल गई है, और हंसकर अपने रास्ते पर हो लिया। इसी तरह उन्हें रास्ते में गांव के सब रहने वाले मिले, और जो उन्हें जानते थे उन्होंने ऊंची आवाज में अलविदा कहा, और जो न जानते थे उन्होंने महज पसंदीदगी की नजरों से उसे और उसकी घोड़ी को देखा और घर जाकर अपनी औरतों से उनका तस्करा किया। और इस तरह सारे गांव को पता चल गया कि गांव से कौन रुखसत हुआ है, सिवाय नईम और उसकी बीवी के, जो गांव से बाहर बड़े मकान में रहते थे। अली जौहर के किनारे पड़े पत्थर पर बैठा था। आज दिन भर वो खेलता रहा था और एक बार भी खेतों पर न गया था। दोपहर तक वो 100 से ज्यादा बार आयशा से पूछ चुका था, आज तुम जा रही हो? और हर बार उसके इस बात में जवाब देने पर वो एक सख्त सी हूं करके बचपन के गुरूर में उसको टाल गया था। लेकिन दोपहर के बाद जब वो घोड़ियों पर सवार हुए तो वो दफतन खामोश हो गया। जब आयशा की घोड़ी उसके बराबर पहुंची तो वो उठकर साथ साथ चलने लगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, उसने कहा। क्यों? आयशा ने पूछा। रास्ता खतरनाक है, औरतों को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या है? रास्ते में भेड़िए हैं, जंगल में। हमारे पास घोड़ियां हैं, आयशा ने बददिमागी से जवाब दिया। वो घोड़ियों को फाड़ खाते हैं और औरतों को उठाकर ले जाते हैं। अरे बाप रे, आयशा आंखें फैलाकर दहशत से बोली। फिर? कोई फिक्र नहीं, मैं साथ जाता हूँ। आयशा एहसान मंदी से उसकी तरफ देखकर हंसी। उन्होंने रोशनपुर के खेत पार कर लिए थे और अब दूसरे गांव की जमीनों में चल रहे थे। आयशा की माँ की घोड़ी आगे निकल चुकी थी और अली सीने पर बाजू बांधे आयशा की घोड़ी के साथ चल रहा था। मुख्तलिफ खेतों और पगडंडियों पर चलते हुए वो इधर उधर की छोटी छोटी बातें करते रहे। आयशा, जो घुड़सवारी और घर जाने के ख्याल से काफी मसरूर थी, बड़े इश्तियाक से उसकी बातें सुन रही थी। इधर उधर की छोटी छोटी बातें, मसलन ये कि किस तरह वो एक दफा 3 भेड़ियों को जुल देकर उनके पंजे से निकल आया था, और ये कि उस जंगल में जो एक अजीब सा दरख्त था उसके नाम का किसी को पता न था, मगर उसके पत्तों की खाद बड़ी उम्दा बनती थी। और ये खेत जिनमें से वो गुजर रहे थे उनके नहीं बल्कि दूसरे गांव के थे, और उनके खेतों की तरह जरखेज न थे, क्योंकि गांव के लोग कामचोर और खिलंदड़े थे और मेहनत से जी चुराते थे। और ये कि भेड़िए मर्दों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि औरतों को दबोचते हैं, उनके जेवरात और कीमती कपड़े उतार कर अपनी बीवियों को पहनाते हैं और औरतों को उनकी खिदमत पर मामूर कर देते हैं। आयशा ने भेड़िए की बीवी की खिदमतगार बनने के ख्याल पर खौफ और ताज्जुब का इजहार किया। पक्की सड़क पर पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। घोड़ी सख्त और हमवार जमीन को महसूस करके खुशी से हिनहिनाई और तेज हो गई। अली साथ साथ भागने लगा। आयशा ने, जो अच्छी खासी सवार थी लेकिन घोड़ी की आदतों से वाकिफ न थी, उसे रोकने के लिए बागें खींची। घोड़ी ने अगले पांव उठाकर हवा में चलाने शुरू कर दिए। मैं इसके साथ दौड़ सकता हूँ, इसे छोड़ दो, अली ने कहा। अभी ये चारों पांवों पर आ जाएगी। तो क्या है, मैं खरगोश की तरह दौड़ता हूँ। वो तेजी से भागने लगा। तो लो, आयशा बागें ढीली छोड़कर बोली और चिमट कर बैठ गई। ढील पाकर घोड़ी आसानी से दौड़ने लगी। मैं इससे भी तेज दौड़ सकता हूँ, अली ने दांत पीसकर कहा, और सर घोड़ी के सर से आगे निकाल ले गया। आयशा ने आहिस्ता से एड़ियां घोड़ी की पसलियों पर मारी। घोड़ी 4 पांव पर दौड़ने लगी। अली अब पूरी रफ्तार से भाग रहा था और तेज हवा की वजह से उसकी आंखों से पानी बह रहा था। पल के पल में घोड़ी फर्राटे भरती हुई उसके पास से निकलकर गर्द के तूफान में गायब हो गई। जब गर्दो गुबार जरा कम हुआ तो उसने देखा कि सवार और घोड़ी दोनों हद नजर से बाहर जा चुके थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जाकर पुलिया पर बैठ गया। नीचे एक नन्हा सा बरसाती नाला बह रहा था। वो खामोश बैठा बहते हुए पानी को देखता रहा, जो अंधेरे में उसकी नजरों से गायब होता जा रहा था। उसने तबीयत में सख्त बदमज़गी महसूस की। उसके दिल में एक महबूब दोस्त के बिछड़ने का रंज था, मगर अभी वो इस उम्र को न पहुंचा था कि इस रंजीदा जज्बे को जान सकता। चुनांचे वो पुलिया पर बैठा बेदिली से इधर उधर देखता रहा। करीब की फसल में से एक गीदड़ कान खड़े करके निकला और नाले पर आकर पानी पीने लगा। अली वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब उसे पता चला कि वो नंगा था। उसे याद आया कि जब वो पूरी ताकत से भाग रहा था तो जूते उसके पांव से उतर गए थे।
وہ اندھیرے میں سر جھکا کر دیکھتا ہوا اسی راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر ایک جوتا مل گیا، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی دوسرا جوتا نہ ملا۔ رات چاروں طرف پھیل گئی تھی اور وہ اکیلا تاریک راستوں کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ رنج سے مجبور ہو کر وہ رونے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے جھپٹ کر اسے گود میں لے لیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، کیوں روتا ہے میرا لال؟ ہاں بتا۔ میرا جوتا کھو گیا ہے، اس نے بمشکل کہا۔ پھر کیا ہے، چپ ہو جا میرے لال، وہ پرانا اور پھٹا ہوا جوتا تھا، مت رو۔ لیکن اس رات وہ پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے کے علاوہ اور بہت سے انجانے رنج کی وجہ سے دیر تک لیٹا سسکیاں لیتا رہا۔ جیل جانے کا خیال نعیم کے لیے انوکھا نہ تھا۔ اس سے پہلے اس کے ہزاروں ساتھی جیل جا چکے تھے۔ پھر بھی جیل کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی اور دل کے دھڑکنے کی آواز اس نے صاف طور پر سنی کہ بالآخر یہ ایک اندیکھی اور انجانی دنیا تھی۔ وہ اپنی 10 فٹ مربع کوٹری میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا اور آستین سے آنکھیں پوچھتا جا رہا تھا۔ کوٹری میں ایک چھوٹا سا سوراخ روشن دان کے نام کا تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ روشنی کے لیے ایک مٹی کا دیا تھا جس میں گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل جل رہا تھا جو مرچوں کی طرح آنکھوں کو لگتا تھا۔ فرش اور دیواریں پتھر کی تھیں جن پر مٹی کی ایک دبیز تہ چڑھ چکی تھی اور اس میں کیڑے مکوڑے اور بچھوؤں کے چلنے سے لکیریں بن گئی تھیں۔ ایک کونے میں چٹائی بچھی تھی جو کہ اس کا بستر تھا۔ سالن، نمک، مرچ اور دال کے چند دانوں کو پانی میں ابال کر بنایا گیا تھا اور روٹی کے آٹے میں ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سارے دن کی بھوک کے مارے اس نے بکری کی طرح وہ کھانا کھا لیا اور کھانے کے دوران دل میں پریشان ہوتا رہا کہ دھواں جو بادل کی طرح اس کے کمرے میں بھر گیا تھا کس طرح صاف ہوگا اور وہ ایسے دھوئیں میں کیسے سو سکے گا۔ لیکن جیل میں پہلا دن گزارنے کا تناؤ کھانا کھانے کے بعد جب ذرا کم ہوا تو اسے خود بخود نیند آنے لگی۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھا کر چٹائی کے سرہانے کی جگہ پر رکھا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھاریوں میں بہتے ہوئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا۔ برسات کے مخصوص حبس کی رات تھی اور نعیم کے ارد گرد دھواں اور پرانی سال خوردہ ہوا بھاری تہوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پسینہ پہنچتے ہوئے آستین لگنے سے دیوار کی مٹی اڑی اور اس کی ناک میں جا گھسی۔ وہ چھینکتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ سوچ کر دل میں اسے افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ نچلے درجے کے اخلاقی قیدیوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ وہ بہت دن کے بعد زمین پر سویا تھا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور اسے ان دنوں کا خیال آیا جب وہ جنوبی ہندوستان کے گاؤں اور شہروں میں ایک لمبے عرصے تک زمین پر سوتا رہا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو آنکھیں بند کیے اس نے عادتاً اپنی بیوی کو پکارا۔ کمرے میں وہی جمود تھا لیکن دھواں غائب ہو چکا تھا اور دن کا اجالا دروازے میں سے اندر آ رہا تھا۔ سامنے جیل کی اونچی دیوار تھی اور دھوپ کہیں پر نظر نہ آ رہی تھی۔ آسمان کا وہی چھوٹا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا جو اس نے کل کوٹری میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ سامنے ایک عجیب نظارہ تھا۔ کھلی جگہ میں لوہے کی سلاخوں کا ایک اونچا اور گول سا جنگلہ بنا تھا جس کے اندر بہت سے لوگ لکڑی کے ایک شہتیر کو کھینچتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کنویں میں سے پانی کھینچنے کے لیے بیلوں کی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ ایک بدنما چہرے والا شخص ان کی نگرانی پر کھڑا تھوڑے وقفے پر گالیاں دے رہا تھا۔ چڑیا گھر کے سے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے نعیم نے گننا شروع کیا۔ وہ تعداد میں 18 تھے اور برابر نگران کو اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ دروازے کی سلاخوں پر ہاتھ رکھے وہ ان کی اس بے حس خوش دلی پر محظوظ ہوتا رہا۔ پھر اپنے قریب ہی ایک کرخت انسانی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ یہ ایک اتنے ہی کرخت نقوش والا شخص تھا جو قیدیوں کے لباس میں تھا اور بازو پر WO وارڈ اوور سیئر کا بلہ لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے قیدی کو گردن سے پکڑ کر کھینچتا ہوا بڑے معمولی روزمرہ کے انداز میں گالیاں دے رہا تھا۔ جواب میں قیدی بھی گالیاں دے رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا۔ نعیم کے برابر پہنچ کر وہ رکا اور کوری نظروں سے اسے تکنے لگا۔ سورج نکل آیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، ابھی ایک چیل گزری تھی، اس نے کرخت بے معنی لہجے میں جواب دیا۔ جلد ہی نعیم قیدیوں کے اس طریقے سے واقف ہو گیا۔ جب وہ خود بھی سر اٹھا کر آسمان کے اس حصے کو جو ان کے سروں پر تھا دیکھنے اور پرندوں پر پڑتی ہوئی دھوپ سے طلوع و غروب ہونے کا اندازہ لگانے لگا۔ رات بھر تم کتے کی طرح سوئے رہے، وارڈ اوور سیئر پھر اسی ناخوشگوار آواز میں بولا۔ رات بھر کی خجالت نے نعیم کے دماغ میں ایک دم غصے کی شکل اختیار کر لی۔
उसने सारे जिस्म के साथ दरवाजे को धकेला। कुत्ते, उसने खशमगी लहजे में कहा। वार्ड ओवरसियर बेहिस नजरों से उसे देखता रहा। फिर वो मुंजमिद चेहरे के साथ मुंह खोलकर हंसा। मैं 3 बार यहां से गुजरा, तुम्हें पता है? यहाँ आओ, नईम ने गुस्से को दबाकर कहा। वो बेशर्मी से चलता हुआ उसके करीब आ खड़ा हुआ। नईम ने सलाखों में से हाथ निकालकर जोर से घूंसा उसकी नाक पर मारा। सुअर! इस गैर मुतवक्का हमले से वो लड़खड़ा गया और नाक को छूकर बोला, क्यों क्यों गाली क्यों दी? नईम ने कहा। गाली? कुछ न समझते हुए उसने कई बार नाक को छूकर देखा। गाली? हाँ, मैंने चोरी नहीं की। फिर क्या किया है? उसने पूछा। मैंने मैंने नईम ने बेख्याली से उसकी नाक को देखते हुए कहा। कुछ नहीं किया। कत्ल किया है? नहीं। जिना किया है? नहीं, नईम चीखा। फिर तुम्हारा दिमाग चल गया है, वार्ड ओवरसियर ने कहा। मुझ पर हाथ उठाने की सजा तुमको मिलेगी, कुत्ते के बच्चे। वो नफरत से उसे देखता हुआ चला गया। नईम का जी चाहा कि दरवाजे की सलाखों को चबा डाले, लेकिन जब वो चला गया तो दफतन वो अपनी पेश कदमी और उस दूसरे शख्स की शदीद बेहिसी पर दिल में खौफजदा हो गया। दिन की रोशनी तेज होती जा रही थी, लेकिन धूप कहीं दिखाई न दे रही थी। सामने जंगले के अंदर कैदियों के पानी खींचने का नजारा करते करते अचानक नईम के दिल में एक बेकली पैदा हुई। धूप कहाँ थी और परिंदे, आसमान का मुख्तसर सा हिस्सा उसकी नजरों के सामने बेरंग और वीरान था। वो कैदी जिसे वार्ड ओवरसियर वहां छोड़ गया था, उसके करीब आया। मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने नईम की जद से बाहर रहते हुए कहा। नईम खामोशी से उसे देखता रहा। उसका चेहरा भी देखने वाले में तनफ्फुर और नागवारी पैदा करता था। वो कभी खूबसूरत रहा होगा। तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, नईम ने एक लम्हे तक सूजे हुए चेहरे के साथ देखते रहने के बाद कहा। यहाँ पर तुम कुछ छुपा नहीं सकते। 2 दिन में तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। शक्ल से तो कुछ ऐसे हरामी मालूम नहीं होते। मैंने स्वराज के लिए तकरीर की थी, नईम ने जल्दी से कहा। स्वराज? आजादी, आजादी के लिए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रमक जाहिर हुई। आजादी? हम आजाद हो जाएंगे? नहीं, मुल्क की आजादी के लिए। मुल्क? हैं? और हम? पहले तुम्हारे माँ बाप और बीवी बच्चे और जमीनें आजाद होंगी, फिर जब तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी तो तुम भी आजाद हो जाओगे। आहा हा, वो दीवानों की तरह टकटकी बांधकर हंसा। उसके चेहरे पर हंसी की रमक तक न बिखरी। नईम ने अपनी पुश्त पर खौफ की सरसराहट महसूस की। ये तो मैं भी जानता हूँ, तब मेरे माँ बाप और बीवी बच्चे और जमीनें सब मर चुकी होंगी। मर चुकी होंगी? ये देखो, उसने कंधा आगे बढ़ाया जिस पर उसकी तारीख रिहाई 1972 लिखी थी। 48 साल और हैं? नईम का मुंह खुले का खुला रह गया। वो दोबारा मुंह खोलकर हंसा। ये तकरीर वाली तो तुम बकवास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे झूठ का हमें पता चल जाएगा। चरस पियोगे? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है? नवाब के बच्चे, यूं तो कुत्ते की गाली पर सीख पा होते हो। जाओ अपना काम करो, नईम ने खामोश गुस्से से उसे देखते हुए कहा। 2 दिन में ठीक हो जाओगे बेटा, कैदी जाते जाते मक्कारी से बोला। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, चरस की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। गुस्से के साथ साथ नईम के दिल में उसके लिए रंज पैदा हुआ। एक वार्डर ने आकर उसकी कोठरी का दरवाजा खोला और गंदुम की आधी बोरी चक्की के पास ला रखी। आज शाम तक इसको खत्म करना है, उसने मखसूस करख्त आवाज में, जिससे नईम अब आशना होता जा रहा था, कहा। फिर जाते जाते उसकी नजर बिन छुए खाने पर पड़ी और वो रुक गया। तुमने खाना नहीं खाया? ये जानवरों का खाना? नईम ने रुक रुक कर कहा। आहा, बैल के बच्चे, तो तुम अपनी सास के घर आए हो? फिर वो एकदम आंखें निकालकर चीखा। सुनो, अगले हफ्ते तुम्हारा वजन होगा। अगर 1 तोला भी कम हुआ तो तुम्हें मवेशियों का गोबर खिलाया जाएगा। सुना? दरवाजा बंद करते हुए सलाखों में नाक ठूंसकर फिर चीखा। तुमने बैलों को दवा पिलाने वाली नाल देखी है? तुम जैसे कुत्तों को गोबर खिलाने के वास्ते हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नईम जख्मी सुअर की तरह उसे देखता रहा। दिन भर वो चक्की पीसता और बार बार उठकर दरवाजे की तरफ जाता रहा। कई बार उसने दरवाजे को धकेल कर, बैठकर और लेटकर बाहर की दुनिया को जरा दूर तक देखना चाहा, लेकिन आसमान को दीवारों से बांध दिया गया था और उस पर कोई परिंद न था। दोपहर के करीब एकाएक ही गर्म सूरज दीवार के अकब से उसके सामने आ गया और उसने घबराकर आंखें फेर लीं। धूप कड़ी और बेरंग थी। वो वापस चक्की की तरफ लौट आया और पेट में भूख महसूस करके खाने पर पिल पड़ा। आसमान पर अभी उजाला था जब जेल का एक अफसर और एक वार्डर उसकी कोठरी में दाखिल हुए। वो चक्की पर सर रखे ऊँग रहा था। जेल के अफसर ने जूते की नोक उसकी पसली में चुभोई। तुमने WO नंबर 19 को मारा था आज सुबह?
हाँ, गर्दन का पसीना पोंछते हुए नईम ने जवाब दिया। क्यों? ये कहते हुए कि उसने उसे गाली दी थी, नईम झिझक गया कि अब वो उन गालियों से मानूस हो चुका था। वो खामोश रहा। उठो, जेल के अफसर ने फिर उसके पहलू में जूते की नोक मारी। इसके लिए तुम्हें पानी खींचना पड़ेगा। बाहर निकलकर उसने किसी बात पर जो उसके निगरान आपस में या उसके साथ कर रहे थे ध्यान न दिया और खुशी से सर उठाकर आसमान को देखा। सहपहर की जर्द धूप में चंद कबूतर उसके सर पर से गुजर रहे थे। उसने चंद लम्हे के लिए आजादी का सुरूर महसूस किया। आहनी जंगले में पहुंचकर उसने तेज करख्त आवाजों में गुल मचाते और पानी खींचते हुए कैदियों को करीब से देखा। 24 घंटे तक तन्हाई में रहने के बाद उसने महसूस किया कि अब वो अपने दोस्तों और साथियों में आ गया है। वो बदनुमा शख्स जिसे उसने मारा था उसे कतार में खड़ा करके रस्सा पहनाने लगा। एक और बैल आया है, कतार में से आवाज आई। सुअर की तरह पला हुआ है, दूसरे ने कहा। कतार में से जोरदार हंसी की आवाज बुलंद हुई। नईम का जी उस खुशदिल गिरोह के साथ घुलने मिलने और बातें करने को चाहने लगा। उसने अपने साथ वाले से पूछा, तुम किसान हो? मैं बैल हूं, उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया। पसीने में भीगे हुए हाँफते हुए कैदियों की कतार से फिर हंसी की आवाज उठी। हर चक्कर पर वार्ड ओवरसियर उसकी पसलियों पर छड़ी मारता था। पहले चंद चक्कर तो बाहर आने की खुशी में उसने आसानी से मुकम्मल कर लिए, फिर उसकी कमर और टांगों में सख्त दर्द होने लगा। उस वक्त उसके दिल में अपनी और उस नौ की मशक्कत करने वाले दूसरे इंसानों की शदीद जिल्लत का एहसास पैदा हुआ। जिस्मानी तकलीफ और खिफ़्फ़त के एहसास में उसने निगरान की गालियों और चाबुकों को नजरअंदाज कर दिया। जब उन्हें खोला गया तो चंद मिनट तक वो आंखें बंद किए खड़ा अपने जिस्म की मुंतशिर और जाय होती हुई कुव्वतों को यकजा करता रहा। फिर उसने आंखें खोलकर वार्ड ओवरसियर नंबर 19 को देखा। तुम्हारे पास सिगरेट है? क्यों, नवाबी खत्म हो गई? वार्ड ओवरसियर ने रऊनत से कहा। नईम खिफ़्फ़त से हंसकर नाक खुजाने लगा। चलो। वार्ड ओवरसियर नईम को लेकर उस कोठरी की तरफ चल पड़ा। तुम अगर मुझसे सुलह रखो तो मैं सिगरेट मुहैया कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह बाहर फिर सकता हूँ? नईम ने पूछा। नहीं, हम उम्र कैद वाले हैं। हमने अच्छा चाल चलन दिखाया है, इसलिए हमें WO बना दिया गया है। मैंने 12 साल काट लिए, 32 साल और हैं। देखो, उसने अपना कंधा दिखाया जिस पर उसकी तारीख रिहाई सन 1956 लिखी थी। दरवाजा बंद करके जाते हुए वो बोला, अब तुमने किसी और पर हाथ उठाया तो दुर्रे लगेंगे, सुना हरामी। शाम के वक्त वो अंधेरे में बैठा था कि किसी ने दरवाजा खोला। अंधेरे में क्यों बैठे हो? तहक्कुमाना लहजे में कोई बोला। तुम्हारा बाप आंखों को लगता है। धुआं, नईम ने जलकर कहा। दिया जलाओ, यहाँ चालाकियां नहीं चलेंगी। चलने वाले को चक्की की ठोकर लगी और अंधेरे में उसके कोसने की आवाज आई। दिया जलाने से धुएं का बादल छत को चढ़ने लगा। मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा, बेफिक्र रहो, नईम ने कहा। हो, दूसरा शख्स बड़बड़ाया। ये वही ओवरसियर था जिसने सुबह को उसे गोबर खिलाकर उसका वजन बढ़ाने की धमकी दी थी। ये सारा काम चोर गधे के बच्चे हैं। वो यकलख चीखा। मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकता। क्यों? वो जारहाना अंदाज में बढ़ा। मेरा एक हाथ है, नईम ने चीख कर कहा और जल्दी से बाजू नंगा करके दिखाया। देखो देखो। हैं? हैरत के मारे उसका मुंह खुले का खुला रह गया। कपकपाती हुई उंगलियों के साथ नईम ने आस्तीन उतारकर उसे ढक दिया। दो, मुझे दो। ओवरसियर ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाया। तुम इसे नहीं रख सकते, ये कानून है। दो। उसने लकड़ी की उंगलियों को पकड़कर झटका दिया जिससे नाजुक कमानियां खुल गईं और लकड़ी का टुकड़ा बाजू से अलग हो गया। नईम ने भेड़िए की तरह दांत निकालकर झपट्टा मारा और लकड़ी का टुकड़ा उससे छीन लिया। एक पल के लिए उसने अपने आप को तोला और फिर हाथ उठाकर लपका। ओवरसियर तेजी से बाहर निकलकर गायब हो गया। टुकड़ा हाथ में लटकाए लटकाए नईम जंगली जानवर की तरह कमरे में चक्कर लगाता रहा। गैस की हालत में उसकी सोचने की ताकत सुलभ हो चुकी थी। जिबिल्ली तौर पर खतरे को महसूस करके उसने उसे चक्की के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, ओवरसियर और एक सिपाही उसकी कोठरी में दाखिल हुए। कहाँ है? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मेरा एक हाथ है, नईम ने आस्तीन चढ़ाकर उसे कटा हुआ बाजू दिखाया। लकड़ी का कहाँ है? नईम खामोश बैठा बाजू पर हाथ फेरता और जेरे लब बड़बड़ाता रहा। मेरा एक हाथ है, एक है। चक्की के नीचे से उसे तलाश करने में उन्हें ज्यादा देर न लगी। कुछ देर तक वो सब ताज्जुब और दिलचस्पी के साथ उसे देखते रहे और आंखों ही आंखों में उसकी कारीगरी की तारीफ करते रहे। फिर वो उसे लेकर बाहर निकल गए। जब तुम जाओगे तो दे दिया जाएगा, जाते जाते सुपरिटेंडेंट ने कहा। बरसात की उस बंद रात में आधे बाजू को पकड़कर लेटे लेटे
उसके दिल में बेकरां तन्हाई और अजीम नुकसान का एहसास पैदा हुआ, जैसे उसके तमाम साथियों के कारवां उसे छोड़कर आगे निकल गए हों। इसी तरह एक मुद्दत तक जेल में रहते रहते वो वहां के माहौल और वहां के बाशिंदों से मानूस हो गया। जिस तरह इंसान तकरीबन हर चीज का आदी हो जाता है, उस पर भी एक खलिश जो हर ज़हीन इंसान के दिल में पैदा होती है, उसकी रूह में चुभी रही। कभी कभी वो खलिश बाहर निकलकर एक भारी दर्द की तरह उसके सारे जिस्म को जकड़ लेती और उन दिनों में वो बेहद आजूर्दा हो जाता। यही चीज थी जो उसे वहां के मामूली बासियों से मुमताज करती थी और जिसने दूसरों को उसकी इज्जत करने पर मजबूर किया। उन कैदियों में मामूली अखलाकी कैदी थे जिनकी सजाएं निस्बतन मुख्तसर थीं। उसके बाद उम्र कैद वालों का अजीब व गरीब गिरोह था। अमूमन उम्र कैद 14 या 20 साल की होती है, लेकिन बाज औकात उन्हें इससे कहीं ज्यादा लंबी सजा भुगतना पड़ती। मसलन कई कई जुर्मों का एक साथ मुकदमा चलाया जाता और सबकी सजाएं जमा करके उन पर आयद कर दी जाती। नईम के जेल में बहुत से ऐसे लोग थे जो कई कई साल जेल में गुजार कर अधेड़ उम्र को पहुंच चुके थे और अभी उनकी सजा के 20-20 और 30-30 बरस बाकी थे। ये लोग जो अपनी उम्रों का बेहतरीन हिस्सा जेल में गुजारते हैं, साल हा साल तक कोई औरत या बच्चा या मजहबी रहनुमा नहीं देखते। वो बाहर की दुनिया से अलहदा और कतई बेखबर होते हैं और अपनी उम्रें हर किस्म के दोस्ताना इंसानी रिश्तों से दूर रहकर बसर करते हैं। वो अपने आप को नफरत और इंतकाम के मकरूह इंसानी जज्बात में लपेट लेते हैं और जिंदगी की अच्छाइयों और मेहरबानियों को यकसर भूल जाते हैं। हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता उनके ये नापाक जज्बात भी मादूम हो जाते हैं और एक अजियतनाक बेहिसी उन पर तारी हो जाती है। नईम को इब्तिदा में उन्हीं लोगों से वास्ता पड़ा और यही लोग उसके दोस्त बने। जेल की जिंदगी में कोई तब्दीली, कोई तनव्वुर न था। रोज बरोज, साल बसाल वही कड़ी बेरंग दीवारें और पुराने गैर दिलचस्प चेहरे। आसमान का कतई वही हिस्सा जो पहले रोज नजर आया था, हमेशा नजर आता रहा और कभी कभार उस पर से परिंदे गुजरा करते। आमतौर पर आसमान मटियाला यकरंग रहता। सिर्फ बरसात का मौसम नईम के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता, जब बादल आसमान पर चलते और यूं लगता जैसे आसमान चल रहा है। वो जानबूझकर अपने आप को धोखा देते हुए घंटों लेटा आसमान पर आगे पीछे दौड़ते हुए बादलों और सरकते हुए आसमान को देखा करता। जेल की जिंदगी रंगों से यकसर मुबर्रा होती है। किसी तरफ हरियाली या सुर्खी नहीं होती, किसी को घास या सब्जियां उगाने की इजाजत न थी। रंगीन लिबास बरसों नजर नहीं आते। दोपहर के करीब सफेद गर्म सूरज अचानक सामने आ जाता है और तुलू और गुरूब के रंग कैदियों के हाफजे से महव हो जाते हैं। गोल बदरंग दीवारों में चक्कर लगा लगा कर नजरें कुंद हो जाती हैं और रंगों में तमीज करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। जहानत से गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं होता। चारों तरफ से गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं होता। चारों तरफ वही गिने चुने कदीम बदनुमा चेहरे, जिन्हें देख देख कर नजरें पक जाती हैं। जेल वो जगह है जहां पर इंसान के दिल में खुली सरसब्ज जगहों और पहाड़ों और दरियाओं के लिए चाहत और आरजू पैदा होती है। दुनिया की उन मामूली मामूली चीजों की ख्वाहिश दिल और आंखों में खला पैदा कर देती है और सोचने वाले जहनों में दीवानगी जन्म लेती है। काफी अरसे के बाद जेल की फिजा में कुछ तब्दीली पैदा हुई जब अदम ताउन के सिलसिले में वॉलंटियरों ने कैद में आना शुरू किया। नईम की आंखों का खला पुर होने लगा और इर्द गिर्द अपने साथियों को देखकर वो वापस एहसास की दुनिया में चला आया। नौवारिद तरोताजा चेहरों और चमकती हुई आंखों वाले लोग थे और पुराने बाशिंदों से हर हालत में मुख्तलिफ थे। उन्होंने आते ही जेल के माहौल को कबूल करने से इनकार कर दिया और खुले बंदों, हुक्काम और जेल के कवानीन से अदम ताउन का ऐलान किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेल का निजाम सख्त कर दिया गया और जायद मशक्कत और दुर्रेबाजी के वाकयात रोज बरोज बढ़ने लगे। एक वाकया जो नईम को बहुत अरसे तक याद रहा, एक 16 साला लड़के का था। वो ज़हीन चेहरे वाला खुश मिजाज और दिलेर लड़का था और उसके चेहरे पर लड़कपन का मखसूस दमकता हुआ हुस्न और दिलरुबाई थी। वो अदम ताउन की तहरीक में स्कूल छोड़कर जेल चला आया था। आते ही उसने कानून शिकनी शुरू कर दी। उसकी पेश कदमियों से तंग आकर हुक्काम ने उसके लिए दुर्रेबाजी की सजा तजवीज की। उसे मादरजाद नंगा करने के बाद दुर्रेबाजी की तिकोन के साथ बांध दिया गया और जल्लादों ने, जो कि वार्ड ओवरसियरों में से ही मुंतखब किए गए थे, कोड़े बरसाने शुरू किए। तेल पिलाए हुए ठोस चमड़े का कोड़ा उसके कंवारे बेदाग जिस्म पर पड़ता और काटता हुआ चला जाता।
اس کے سارے بدن میں جھرجھری پیدا ہوتی اور وہ پوری آواز سے چلاتا، انقلاب زندہ باد! حتیٰ کہ درد کی شدت سے اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید اور جسم نیلا پڑ گیا، اور اس کی آواز آہستہ ہوتی ہوئی بالکل بیٹھ گئی اور وہ گردن ایک طرف ڈھلکا کر رونے لگا۔ 11 کوڑوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیل کے عملے نے اپنی زندگیوں میں ایسے قیدی کب دیکھے تھے جو اپنی مرضی سے جیلوں میں داخل ہوئے تھے اور جو اس قدر ذہین، چست اور خوش و خرم تھے، اور جنہوں نے ان کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قید سے نکلنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس کے لیے انہیں صرف ایک معافی نامہ لکھنا ہوتا تھا اور آئندہ کے لیے پرامن چال چلن کا وعدہ کر کے وہ باہر جا سکتے تھے۔ ان کے بارے میں جیل کے عملے کو اعلیٰ حکام کی طرف سے خاص ہدایات موصول ہوئی تھی۔ ان دنوں میں ان جیلروں کو خاص ترقیاں اور خطابات عطا کیے گئے جن کا سلوک قیدیوں کے ساتھ خصوصی طور پر سنگ دلانہ تھا۔ ایک مرتبہ نعیم کی ساتھ والی کوٹری میں کچھ دیر کے لیے چند خاتون قیدیوں کو رکھا گیا جو عدم تعاون کے سلسلے میں قید ہوئی تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور مہذب طبقے کی عورتیں تھیں، لیکن انہیں پختہ اور عادی مجرم عورتوں کی زبانی جن کے ساتھ انہیں ٹھہرایا گیا تھا کچھ اس قسم کی باتیں سننا پڑیں۔ تم تو بڑی خوبصورت ہو، جیلر کے ساتھ سو جاؤ تو چھوٹ جاؤ گی، افیم لوگی، تمہارے قابل نامرد ہیں جو یہاں آ گئی ہو۔ اس کے علاوہ گندے الفاظ اور گالیوں کی بھرمار تھی جو اس آفت خیز دور میں ہندوستان کی ہزاروں مہذب عورتوں کو سہنا پڑی۔ نعیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی جیل میں نہ آنے دے گا۔